यहाँ पर आपको एक राष्ट्र एक निर्वाचन की बात की गई है। ये आपको एनजे का ऐसे पार्ट 8 होगा। इसमें देखिए ये निर्वाचन आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधारभूत स्तंभ। यहाँ पर एक राष्ट्र एक निर्वाचन की बात आपको लिखना है। देखिए निर्वाचन आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। निर्वाचन को तो मतपत्र द्वारा क्रांति की संज्ञा दी जाती है। देखिए निर्वाचन को तो देखिए यहाँ पर क्या कि निर्वाचन को तो मतपत्र की संज्ञा देखिए निर्वाचन को तो मतपत्र द्वारा क्रांति की संज्ञा दी जाती है। मॉल्कम एक्स ने कहा कि एक सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र को पतन के गर्त में ढकेल सकती है। देखिए यहाँ पर कहा कि एक सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र को पतन के गर्त में ढकेल सकती है। वैसे तो भारत में चुनाव प्रक्रिया काफ़ी सफल ही है तथा समय समय पर इसमें इनमें सुधार होते रहे हैं, परंतु पिछले कुछ समय से एक सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है, वो है लोकसभा एवं सभी राज्य विधानमंडलों के चुनाव एक साथ कराना। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने काफ़ी बल दिया, अतः ऐसे में यह विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि एक निर्वाचन की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्या इसे लागू करना आसान होगा, किन किन चुनौतियों का इसे सामना करना पड़ेगा, साथ ही क्या यही सुधार निर्वाचन प्रक्रिया में चल रही समस्याओं एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के पर्याप्त है, या कुछ अन्य उपाय भी करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर इस लेख में विचार विमर्श किया जाएगा। सर्वप्रथम यह बताते चले कि एक निर्वाचन का सिद्धांत कोई नया नहीं है। भारत के अलावा भी कई देशों में इसका प्रचलन है। भारत विधि आयोग लॉ कमीशन ने भी कई बार इस मुद्दे पर विचार किया। संसद की कई समितियों ने भी इस संबंध में अनुशंसाएं दी है। वास्तव में भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या 1.4 अरब लोग रहते हैं, उसमें भी लगभग एक चौथाई से ज़्यादा उसमें से भी लगभग एक चौथाई ज़्यादा निरक्षर है। साथ ही समाज में ऊंच नीच का भेदभाव इतना गहरा है कि एक सफल चुनाव संभव करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। सामान्यतः किसी लोकतंत्र में सरकार की अवधि 5 साल की होती है, परंतु पाया गया है कि सरकारें औसतन 4 साल ही काम करती है, क्योंकि चुनावी साल में सामान्यतः सरकार के सभी कामकाज ठप रहते हैं एवं सरकारी तंत्र चुनावी प्रचार की व्यवस्था एवं चुनाव को सफल क्रियान्वित कराने की व्यवस्था में लगा रहता है। चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में या देश में एमसीसी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह एमसीसी चुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहती है। इस दौरान सरकार कोई नए विकास के कार्य शुरू नहीं कर सकती। साथ ही पुराने कार्य प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव में व्यस्त रहने से ठप पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो चुनाव के समय एमसीसी की अवधि 2.5 से 3 माह तक की होती है। अतः इतने बड़े समय में जनता को सेवाओं से महरूम रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा सकता। देखिए अतः इतने बड़े समय में जनता को सेवाओं से महरूम रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही चुनाव के अलग अलग होने पर धन का खर्च भी ज़्यादा होता है। साथ ही बोगस वोटिंग की समस्या भी उभरती है, क्योंकि एक वोटर अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव में नकली पहचान पत्र से वोट करने में सफल हो जाते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक है। अतः इन्हीं चुनौतियों के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन का सिद्धांत दिया जाता है। एक ही साथ लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभा के चुनाव कराने की अनुशंसा की जाती है। इससे लगातार चलने वाले चुनावों से होने वाली विकास प्रक्रिया की बाधा भी घटेगी और साथ ही प्रशासन भी चुनावी व्यवस्था से जल्दी मुक्त होकर समान स्थिति के संचालन में योगदान कर पाएगा। इसके साथ ही इससे वोटर टर्न आउट भी बढ़ने की संभावना। इसके अलावा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। एक साथ होने वाले चुनाव में धन बल का प्रयोग अभी घटने की संभावना है, परंतु एक निर्वाचन उपरोक्त लाभों के साथ कई चुनौतियों से भरा है। सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या इस प्रक्रिया द्वारा बनी हुई सरकार अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने में सक्षम होगी। अगर बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को भंग किया गया, तो फिर क्या चुनाव के अगले आने वाले चुनावी साल तक इंतजार करना पड़ेगा और तब तक सरकार का संचालन कौन करेगा। साथ ही अगर राष्ट्रपति राज्यपाल समय से पूर्व लोकसभा विधानसभा को भंग कर दे, तो सरकार का संचालन कैसे होगा। फिर आगे यहाँ पर कहा गया इस व्यवस्था में पूरी संसदीय प्रणाली में पूरी संसदीय प्रणाली में व्यापक बदलाव करने होंगे। साथ ही यह व्यावहारिक रूप से भी सफल होने की संभावना को खारिज करता है। भारत से विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी मात्रा में प्रशासनिक और सुरक्षा मशीनरी की जरूरत होगी, जो ना तो उपलब्ध हो पाएगी और ना ही चुनाव आयोग ऐसा प्रबंधन कर पाने में सफल होगा। अगर किसी तरह प्रशासनिक सुरक्षा मशीनरी को लगा भी
भी दिया गया तो देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए इस समय गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती है। अलगाववादी तत्व इस स्थिति का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर इसकी बाध्यता पर और विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश से एक राज्य में ही चुनाव अगर कराने में 8-9 चरणों में चुनाव संपन्न कराने पड़ते हैं तो फिर भारत में 29 राज्य एवं 2 केंद्रशासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है, दिल्ली एवं पांडिचेरी है, उनमें एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने नागरिकों के शैक्षिक स्तर को भी देखना होगा, क्योंकि एक डर यह भी माना जाता है कि एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दे आपस में मिश्रित हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अलग मुद्दे होते हैं, जब राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा का होता है तो मुद्दे बदल जाते हैं। उदाहरणतः पांडिचेरी में 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 38 सीटें मिली, पर वहीं 2016 विधानसभा चुनाव में इसे बहुत कम समर्थन मिला, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा राष्ट्रीय न होकर क्षेत्रीय था, अतः पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिला। अतः एक साथ चुनाव कराने पर क्या जनता इतनी जागरूक है, इतना जनता का मानसिक स्तर है, वो क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से अलग कर देख सकें। कुल मिलाकर एक निर्वाचन की व्यवहारिकता काफ़ी जटिल है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मांग का समर्थन नहीं किया है। हाँ, इस दिशा में कुछ और सुधार किए जा सकते हैं, और जिन राज्यों में चुनाव 6 महीनों के अंतराल पर देखिए, हाँ, जैसे जिन राज्यों में चुनाव 6 महीनों के अंतराल पर होने हो उन्हें एक साथ चुनाव कराया जाए। इसी तरह जिन राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनावी साल में पड़ रहे हैं उनको लोकसभा चुनाव के साथ ही जोड़कर चुनाव कराए जा सकते हैं। कि हालांकि ऐसा प्रयोग चुनाव आयोग ने किया है। एवं 2014 के लोकसभा चुनाव के समय इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो इसके बाद भी राज्यों के चुनाव एकजुट करके कराए जा रहे हैं। अतः एक राष्ट्र एक निर्वाचन की दिशा में अभी पर्याप्त विचार विमर्श की जरूरत है। विशेषज्ञों की राय भी जाननी होगी। देखिए, विशेषज्ञों की राय भी जाननी होगी, साथ ही आम जनता और चुनाव आयोग का भी विश्वास हासिल करना होगा। वेंकट चेलिया की अध्यक्षता में, देखिए, यानी कि इसमें जो कहा गया था, देखिए, वेंकट चेलिया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा पर गठित संविधान समीक्षा आयोग ने भी माना था चुनावी व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की जगह हमें वर्तमान व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना होगा। इसके चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देनी होगी ताकि वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा सके। आज जरूरत है कि चुनावी व्यवस्था की सूचिता को पुनर्बहाल किया जाए। चुनाव के द्वारा राजनीति में बढ़ रहे पूंजीपति एवं आपराधिक तत्वों के ऊपर लगाम लगानी होगी। राजनीतिक दलों में भी आपको व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद आदि पर लगाम लगाते हुए आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना होगा। तभी हम शान से कह पाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा। और दूसरा जो हम देखिए जो नियम है कि जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। देखिए, जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। ये बात आपको देखिए यहाँ पर एक लेख यहाँ पर है कि जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। यहाँ देखिए, बात है सन 1789 के आसपास, जब फ्रांस में शासक एवं मध्यम वर्ग के मध्य अपने सामाजिक राजनीतिक स्तरों को लेकर संघर्ष वातावरण बन गया। उसके बाद फ्रांस की क्रांति निष्पादित हुई। यह क्रांति प्रगतिशील सिद्धांत एवं रूढ़िवादी विशेष अधिकारों के मध्य संघर्ष के रूप में संपन्न हुई। प्रारंभ में तो यह लगा कि फ्रांस में सिद्धांतों के विशेषाधिकारों पर जीत हुई। परंतु धीरे धीरे लगने लगा कि सिद्धांत कहीं विशेषाधिकारी व्यवस्था गर्भ में समा गए हैं। जिसे कि नेपोलियन ने स्थापित किया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आगामी कुछ दशकों तक फ्रांस में अव्यवस्था का मुख्य कारण उपयुक्त प्रतिगामी व्यवस्था ही रही। अब यहाँ देखिए, जो खास बातें ये आपको यहाँ पर रही कि चर्चा की शुरुआत करने से पूर्व, देखिए, चर्चा की शुरुआत करने से पूर्व सिद्धांत एवं विशेषाधिकारों के संबंधों पर विमर्श करना चाहिए। सिद्धांत आदर्श मान के व्यवस्था के प्रतीक होते हैं। ये बहुआयामी होते हैं, जैसे संवैधानिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। सिद्धांत प्रत्येक समाज के गाइड की भांति कार्य करते हैं। यह सामान्यतया परिस्थिति, समय एवं स्थान के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। इसके
विपरीत विशेषाधिकारों की संकल्पना भेदभाव मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित है। इसमें शोषित व्यवहार, शोषित व्यवहार, असमानता की उपस्थिति होती है। इसमें शोषक शोषित व्यवहार, असमानता की उपस्थिति, इसमें शोषक शोषित व्यवहार, असमानता की उपस्थिति होती है। फिर देखिए सर्वथा हम यह पाते हैं कि सामाजिक सिद्धांत ही अन्य प्रकार के सिद्धांतों की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। सर्वप्रथम हम यह पाते हैं कि सामाजिक सिद्धांत ही अन्य प्रकार के सिद्धांतों की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। यह समष्टि के रूप में कार्य करते तथा समाजीकरण के माध्यम से व्यष्टि प्रत्येक मानव में व्यष्टि को सामाजिक सिद्धांतों से अभिप्रेरित करते हैं। सामाजिक सिद्धांत प्रायः सहिष्णुता, समावेशन, करुणा की भावना पर आधारित होते हैं। वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता की उपस्थिति रहती है। सभी प्रकार के भेदभावों के सैद्धांतिक रूप से अनुपस्थिति रहती है। सामाजिक सद्भाव का उच्च स्तर रहता है। ये सलाद के कटोरे की बहुतात्विक विविधतामयी संकल्पना में विश्वास रखते हैं। ये सलाद के कटोरे की बहुतात्विक विविधतामयी संकल्पना में विश्वास रखते हैं। सामाजिक क्षेत्र के अतिरिक्त पर्यावरणीय सिद्धांत भी समाज के अस्तित्व हेतु आवश्यक है। मानव पशु सह अस्तित्व संपोषणीय, देखिए मानव पशु सह अस्तित्व संपोषणीय विकास, पर्यावरण प्रेमी एवं पर्यावरण केंद्रित तकनीक, प्राकृतिक घटकों का संरक्षण आदि प्रमुख सिद्धांत है। यदि घर बनाओ तो आंगन में एक पेड़ भी लगा लेना, बहुत अच्छी बात कहा गया है। यदि घर बनाओ तो आंगन में एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि यदि घर बनाओ तो आंगन में एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। यह विचार पर्यावरण सिद्धांत आधारशिला है। ये सिद्धांत मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म के सिद्धांत के विपरीत मानव पर्यावरण अस्तित्व पर बल देते हैं। विश्लेषण को आगे बढ़ाने पर हम पाते हैं कुछ ऐसे आर्थिक सिद्धांत भी हैं जो प्रत्येक समाज हेतु आवश्यक होते हैं। समावेशी विकास, सहभागी विकास की संकल्पना, सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के समरूप विकास का प्रयास, ऐसे ही सिद्धांत है। यद्यपि ये सिद्धांत देखने में सरल प्रतीत होते हैं, परंतु यदि इनको प्राप्ति की ईमानदारी से प्रयास किए जाए तो पृथ्वी स्वर्ग की संकल्पना, देखिए परंतु यदि इनको प्राप्ति के ईमानदारी से प्रयास किए जाए तो पृथ्वी ईश्वर की संकल्पना पर खरा उतर सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाने पर हम पाते हैं कि राजनीतिक क्षेत्रों में मूलभूत अधिकारों की संकल्पना, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, जवाबदेहितापूर्ण शासन प्रणाली, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक का सह-अस्तित्व जैसे सिद्धांत प्रत्येक समाज की रक्त वाहिनियों के समान है, जो उनकी जीवंतता एवं गतिशीलता हेतु आवश्यक है। देखिए यहाँ पर क्या कि समाज के नैतिक मूल्य, समाज के नैतिक मूल्य यद्यपि ये अमूर्त एवं भावनात्मक होते हैं। देखिए समाज के नैतिक मूल्य यद्यपि ये अमूर्त एवं भावनात्मक होते हैं भी इन सिद्धांतों का परिमार्जित स्वरूप होता है। करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, समानुभूति, सहिष्णुता, लोक सेवा की भावना, व्यापक जनहितों की प्रधानता आदि ऐसे ही सिद्धांत हैं। उपयुक्त वर्णित सिद्धांतों को प्राप्त करने के जिस समाज ने ईमानदारी से प्राप्त करने का व्यावहारिक रूप से प्रयास किया है, वह न केवल अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल है, अपितु प्रगतिशीलता की सीढ़ियों पर कर्मिक रूप से चढ़ा भी है। परंतु जिन समाजों ने इनका आरोहण नहीं किया, उन्होंने अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। सामान्यतः सिद्धांत को खतरा तब पहुँचता है जब विशेषाधिकारों को वैधता मिलने लगती है। इस स्थिति के इतिहास में वर्तमान अनेक दृष्टांत मौजूद है, चाहे वो फ्रांसीसी एवं रूसी क्रांति में शासक वंचित वर्गों का संघर्ष हो या वर्तमान में रोहिंग्या शरणार्थी मध्य पूर्व की आंतरिक कलह की स्थिति हो। रोहिंग्या मुसलमानों के अधिकारों को म्यांमार के अन्य वर्गों को विशेषाधिकार देने से वहाँ शांति, विश्वास जैसे सिद्धांतों को गहरा आघात पहुँचा है। विशेषाधिकार देखिए यहाँ पर क्या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हमेशा वह चाहता है कि सिद्धांतों का व्यावहारिक आधार पर क्रियान्वयन न हो। वो देखिए
वह यथास्थिति वायता, देखिए वह यथास्थिति वायता का प्रतीक होता है जो अंतः प्रगति से विचारों को बाधित करता है। समाज के विकास हेतु गतिशीलता जरूरी है, समाज के विकास हेतु गतिशीलता जरूरी है एवं यह गतिशीलता विशेषाधिकारों की गैर मौजूदगी की अवस्था में ही आ सकती है। समाज को नदी के जल, देखिए समाज को नदी के जल के समान प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। समाज को नदी के जल के समान प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, नहीं तो स्थिर जल के समान उसमें विशेषाधिकार रूपी बू आने लगती है। समाज को नदी के जल के समान प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो स्थिर जल के समान उसमें विशेषाधिकार रूपी बू आने लगती है। अब आगे हम देखें क्या विशेषाधिकार हाँ, देखिए यहाँ पर क्या विशेषाधिकार को महत्व देना समाज के बहुआयामी विखंडनीकरण को बढ़ावा देता है। विशेषाधिकारों को महत्व देना समाज के बहुआयामी विखंडीकरण को बढ़ावा देता है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया के आदर्श रूप को बाधित करके समाज के भावी भागीदारों में विशेषाधिकार संपन्न बनाम विशेषाधिकार विहीन वर्ग में संघर्ष के बीजों का आरोपण कर देता है। इससे समाज में सहयोग, विश्वास, मत्स्य अस्तित्व जैसे नैतिक मूल्यों का कर्मिक ह्रास होता है, जिससे समाज में अराजकता की स्थिति के व्याप्त होने का भय बना रहता है। यह स्थिति वर्तमान में कई मध्य एवं पश्चिमी गणराज्यों में देखी जा सकती है, जहां संघर्ष की स्थिति ने समाज के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। विश्लेषण को आगे बढ़ाने पर हम पाते हैं कि मानव स्वयं को मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म की अवधारणा के कारण से पर्यावरण एवं अन्य जीव जंतुओं को अपने विकास का साधन मानने लगा है। यह वस्तुतः मानव को विशेषाधिकारपूर्ण एवं सर्वोच्च मानने की संकल्पना आधारित है, परंतु मानव की इसी दृष्टिकोण के कारण जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षय, सागर तल में वृद्धि, जैव विविधता का ह्रास जैसी घटनाएं सामने आने लगी है। मानव के बिना पर्यावरण सुरक्षा असंभव है। क्या मानव 1000 वर्षों तक जीवित रह पाएगा? या तो मानव का भविष्य हरा होगा या होगा ही नहीं। देखिए, या तो मानव का भविष्य हरा होगा या होगा ही नहीं। जैसे विचार भावी संकटपूर्ण स्थिति को ही देखिए, जैसे विचार या तो मानव का भविष्य हरा होगा या होगा ही नहीं, जैसे विचार भावी संकटपूर्ण स्थिति को ही बयां करते हैं। वर्तमान में देखिए यहाँ पर वर्तमान में समाज में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक संघर्ष, गरीब बनाम अमीरों के संघर्ष, श्रवण बनाम दलित आदि के दलित आदि के कारण सामाजिक अस्थिरता, मॉब लिंचिंग, राजनीतिक अपराधीकरण एवं आपराधिक राजनीतिकरण जैसी घटनाएं बढ़ने लगी है। ये सिद्धांतों से विचरण एवं विशेषाधिकारों को सुदृढ़ होते पक्ष को दर्शाते हैं, जो भविष्य में संभाव्य सामाजिक संकट का कारण बन सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध है जिनमें सिद्धांतों की पुनर्स्थापना हेतु विशेषाधिकार संपन्न वर्गों का विरोध किया गया, चाहे वह महात्मा बुद्ध द्वारा तत्कालीन वैदिक समाज की रूढ़िगत अवधारणाओं का विरोध हो या मध्यकालीन भक्ति आंदोलन हो। ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी आदि ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने समानता, शोषणहीन समाज की संकल्पना हेतु सिद्धांतों को वैधता दी। यूरोप में पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण विशेषाधिकारों पर सिद्धांतों की स्थापना करना था। एक बार महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता हूं जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी यह सोचे कि राष्ट्र निर्माण उसकी भी अग्रणी भूमिका रही है। इस विचार के गढ़ में बहुआयामी सिद्धांतों के धरातल पर वास्तविक क्रियान्वयन की बात अंतर्निहित है। इस विचार के गढ़ में बहुआयामी सिद्धांत के धरातल पर वास्तविक क्रियान्वयन की बात अंतर्निहित है। इन सिद्धांतों के वास्तविक क्रियान्वयन के कारण स्कैंडिनेवियाई देशों ने पार्थिव स्वर्ग की स्थिति पा ली है। इन सिद्धांतों के वास्तविक क्रियान्वयन के कारण स्कैंडिनेवियाई देशों ने पार्थिव स्वर्ग की स्थिति पा ली है। वहाँ विशेषाधिकारों पर सिद्धांतों को वैधता मिली है। अब हमें चाहिए कि सिद्धांतों के चयन का मार्ग चुना जाए। विशेषाधिकार प्रवृत्तियाँ तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। यही एक तरीका है जो मानव सभ्यता एवं समाज की सततता को बनाए रख सकता है। देखिए, यही एक तरीका है जो मानव सभ्यता एवं समाज की सततता को बनाए रख सकता है। फिर आपको आगे देखिए, अगला आपका निबंध है क्या, अगला आपको है क्या, एक साथ आधुनिकता और रूढ़िवादिता की ओर बढ़ रहा भारतीय समाज। एक साथ आधुनिकता और रूढ़िवादिता की ओर बढ़ रहा भारतीय समाज। यहाँ देखिए,
इसमें जो आपको कहा गया उसको थोड़ा समझ लीजिए कि एक पहिए से लेकर अंतिम सेवाओं तक, खाद्य संग्राहक समाज से लेकर स्वचालित प्रसंस्करण उद्योगों तक, पत्थर औजारों से लेकर हाइड्रोजन बम के आविष्कार तक मानव ने विकास की लंबी दूरी तय की है। समय की करवट के साथ अनेक सभ्यताओं का उत्थान एवं पतन हुआ। एक चीज जो हमेशा विद्वान रही वह थी मानव की अदम जिजीविषा एवं विकास करने की इच्छा। अपने भौतिक विकास के साथ अपने भौतिक विकास के साथ साथ आंतरिक साम एवं शांति को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने परस्पर मिलकर समाज का निर्माण किया। पारस्परिकता, एकजुटता, एकता, श्रम विभाजन एवं समानता, साझी विश्वासों के तत्वों से समाजों का निर्माण हुआ। भारतीय समाज इस संदर्भ में अनूठा है। देखिए इस समाज में एकता के साथ विविधता विद्वान है, साथ ही अपनी सामंजस्य एवं समाहार क्षमता के कारण परस्पर विरोधी तत्व भी इसमें विद्यमान रहते हैं। संपूर्ण इतिहास के पन्नों में भारतीय समाज की प्रकृति छिटपुट परिवर्तनों के साथ लगभग एक जैसी रही है। इस समाज ने देखिए यहाँ पर क्या इस समाज ने बाह्य धर्मों संस्कृतियों को अपनाया तो वह भी अपनी बीज या केंद्रीय प्रवृत्तियों को अक्षुण्ण रखते हुए इस समाज ने देखिए यहाँ पर क्या इस समाज ने बाह्य धर्मों संस्कृतियों को अपनाया तो वह भी अपनी बीज या केंद्रीय प्रवृत्तियों को अक्षुण्ण रखते हुए यही बात आधुनिक मूल्यों के संदर्भ में लागू होती है। वस्तुतः आधुनिकता एक कालसूचक शब्द न होकर प्रवृत्ति सूचक शब्द है। वस्तुतः आधुनिकता एक कालसूचक शब्द न होकर प्रवृत्ति वस्तुतः आधुनिकता एक कालसूचक शब्द न होकर प्रवृत्ति सूचक शब्द है। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, देखिए यहाँ पर क्या कि पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन की कोख से इसका जन्म हुआ तो डेकार्ट के बुद्धिवाद एवं फ्रांसिस बेकन के अनुभववाद ने इसके विकास में योगदान दिया। परलोक के बजाय इहलोक आस्था के बजाय मानवीयता एवं धार्मिक मतों के विपरीत मानवीय बुद्धि को बल देने को आधुनिकता की मुख्य विशेषता माना जाता है। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी गई है। परलोक के बजाय इहलोक आस्था के बजाय मानवीयता एवं धार्मिक मतों के विपरीत मानवीय बुद्धि पर बल देने को आधुनिकता की मुख्य विशेषता माना जाता है। पश्चिमी देशों में देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ जो खास बात कहा गया पश्चिमी देशों में आधुनिक मूल्यों के प्रसार के बाद अंग्रेजों के भारत आगमन के फलस्वरूप भारतीय भी इन्हीं मूल्यों से परिचित हुई। पश्चिमी एवं भारतीय संस्कृति टकराहट के समय दोनों संस्कृति एक दूसरे को विस्मय से देख रही थी। पश्चिमी एवं भारतीय सांस्कृतिक टकराहट के समय दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे को विस्मय से देख रही थी। एक तरफ भौतिक विकास की उपलब्धियां थी तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक विकास की। इन संस्कृतियों की टकराहट के फलस्वरूप जो रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई उसने भारतीय समाज में भी कुछ मूलगामी परिवर्तन के साथ अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा पद्धति, संचार एवं परिवहन व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा के प्रसार, आधुनिक न्यायिक मूल्यों के कारण भी समाज में आमूलचूल परिवर्तन आए। परंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने यह कार्य मैक्रोस्कोपिक स्तर पर ही किया। मतलब छोटे स्तर पर ही किया। भारतीय समाज के बीच प्रवृत्तियों में विद्वान कुछ विसंगतियों को दूर करने की अंग्रेजों में ना तो इच्छा थी और ना ही साहस। देखिए तत्कालीन भारतीय समाज की विशेषताएं थी धार्मिक आडम्बरों का बोलबाला होना, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप जातियों में बटा समाज, स्त्री एवं दलितों की निम्न स्थिति, सत्तात्मक समाज एवं यथास्थितिवादी मानसिकता का विद्वान होना। देखिए इन विशेषताओं से युक्त समाज के आधुनिक मूल्यों से टकराहट ने कुछ विरोधाभासों को जन्म दिया। ये विरोधाभास कई स्तरों पर दिखलाई पड़ती है। धार्मिक स्तर पर देखें तो समाज में का विरोधाभास विद्वान है। पढ़े लिखे युवक तांत्रिकों एवं अंधविश्वासों में जकड़े नजर आ जाएंगे। साक्षरता का प्रसार होने के बाद भी पुरानी रूढ़िवादी प्रथाएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी पुत्र को कन्या पर वरीयता दी जाती है क्योंकि अभी भी अविश्वास विद्वान है कि पुत्र ही माता पिता का उद्धार कर सकता है। पाखंडी साधुओं के पर्दाफाश होने की खबरें हर रोज सुनने को मिल ही जाती है। आज भी बिल्ली का रास्ता काटना छींकने को अपशकुन माना जाता है। जबकि भारतीय संविधान में वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान हर नागरिक से किया गया है। लैंगिक स्तर पर देखें तो भारत के महाशक्ति बनने के वजह आज के समय में पारिवारिक स्तर को लेकर
अन्य ऊंचे स्तर पर रूढ़िवादी एवं सामंती एवं प्रतीकात्मक विचारों के दर्शन हो ही जाते हैं। महिलाओं के दैनिक स्थिति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि निरंतर सुधार की योजना कानूनों एवं जागरूकता प्रयासों के बावजूद महिलाओं का उत्पन्न जारी है। 69 मिलियन महिलाएं मिसिंग है। 69 मिलियन महिलाएं मिसिंग है, तो 21 मिलियन बालिकाएं अवांछित है। 69 मिलियन महिलाएं मिसिंग है, तो 21 मिलियन बालिकाएं अवांछित है। प्रतिवर्ष हजारों कन्या जन्म लेने से पूर्व ही मार दी जाती है। और चरम विरोधाभास तो यह है कि आर्थिक रूप से समर्थ राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा में ऐसा अधिक है। बालिकाओं के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं, जींस पहनने नहीं दी जाती है। प्रेम विवाह की तो बात ही क्या करें। विधि के शासन वाले भारतीय संविधान में प्रेम विवाह करने वाले युगलों को रूढ़िवादी खाप पंचायत द्वारा मारकर पैरों पर लटका दिया जाता है। कार्यस्थल पर शोषण, कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका, ग्लास सीलिंग जैसी संकल्पना इसी आधुनिक समय में घटित होती है। विरोधाभास का तीसरा स्तर जाति व्यवस्था स्तर पर देखने को मिलता है। किसी प्रसिद्ध विद्वान कहना है कि जाति वह है जो कभी नहीं जाती। देखिए, किसी प्रसिद्ध विद्वान का कहना है कि जाति वह है जो कभी नहीं जाती। ज्योतिबा फुले से लेकर, देखिए यहाँ क्या है कि ज्योतिबा फुले से लेकर अंबेडकर, गांधी के निरंतर अथक आंदोलनों के साथ साथ संविधान में समानता, स्वतंत्रता के अधिकार, अस्पृश्यता के अंत और पिछड़े वर्गों हेतु अनेक प्रावधानों के बावजूद बेलछी कांड 1967 में बेलछी कांड से लेकर झज्जर हरियाणा की घटनाओं का दर्शन अनचाहे मन से करना ही पड़ता है। रूढ़िवादिता का आलम यह कि जिस जाति व्यवस्था के समाप्त होने की आशा संविधान निर्माताओं ने को थी, वह जाति आज की राजनीति में ही प्रविष्ट हो गई और परंपरागत पहचानों को तीव्र एवं संघर्ष बनाने का माध्यम हो गई। देखिए यहाँ पर क्या कुछ अन्य स्तरों पर देखें तो कई प्रश्न मस्तिष्क में उठते हैं। यदि आधुनिक विचारों का प्रसार हो रहा है तो क्यों नारी के वस्तुकरण को प्रदर्शित करने वाले गाने लोगों को पसंद आते हैं। क्योंकि लैंगिक एवं वर्गीय समानता की बात करने वाली फिल्में, साहित्य आम जनता को पसंद नहीं आता। अगर कोई पुरुष घर का काम करता है तो क्यों समाज में वह उपहास का पात्र बन जाता है। देखिए, अगर कोई पुरुष घर का काम करता है तो क्यों समाज में उपहास का पात्र बन जाता है। क्योंकि एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ मित्रता को संशय की नज़र से देखा जाता है। क्यों एक दैत्य की क्षमता विहीन होने की पूर्व धारणा विद्वान है। वस्तुतः इन सभी प्रश्नों का जवाब यह है कि हमारी मानसिकता में चेतन मन पर ना सही तो अवचन। देखिए वस्तुतः इन सभी प्रश्नों का जवाब यह है कि हमारी मानसिकता में चेतन मन पर ना सही तो अवचेतन मन में कुछ रूढ़िवादी एवं सामंतक से विद्वान है। फर्क सिर्फ अनुपात का तभी तो पारंपरिक ग्रामीण समाज में रहने वाले व्यक्ति अपनी पारंपरिक पहचानों को लेकर अधिक आक्रामक मुद्दा अख्तियार कर लेता है। जो शहरी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा व्यक्ति कम। सिगमंड फ्राइड की भाषा में कहे तो ईड एवं सुपर ईगो का द्वंद्व ही व्यवहार में विरोधाभासों को जन्म देता है। अंतिम प्रश्न है कि क्या इन विरोधाभासों को उन्मूलन संभव है। यदि एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो हाँ, असंभव है, पर यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए शिक्षा एवं आधुनिक मूल्यों का प्रसार करना होगा। इसके लिए शिक्षा एवं आधुनिक मूल्यों का प्रचार करना होगा। रूढ़िवादी ताकतों के विरुद्ध एक वैचारिक आंदोलन चलाना होगा। आर्थिक विकास के संदर्भ में आपको असमानता को कम करते हुए समावेशी विकास का ध्यान रखना होगा। क्योंकि पिछड़ा वर्ग ही रूढ़िवादी ताकतों का मुख्य लक्षण होता है। इसे ही हथियार की तरह चलाया जाता है और निशाना भी खुद ही होता है। इसके लिए शिक्षित युवक को मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के बुद्धिजीवियों को सरकार के साथ सहयोग कर अपने प्रयासों का उचित क्रियान्वयन करना होगा। यहाँ रूढ़िवादिता के उन्मूलन से अभिप्राय यह नहीं कि प्राचीन भारतीय मूल्यों को नष्ट कर दिया जाए, बल्कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का आधुनिक विचारों से सुसंगत मिलान कर एक स्वर्णिम भविष्य बनाने के स्वप्न को साकार किया जाए। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, आपको नकदी रहित अर्थव्यवस्था, संभावनाएं, मुद्दे एवं चुनौती की बात यहाँ पर की। मतलब सबको नकदी रहित अर्थव्यवस्था, संभावनाएं, मुद्दे एवं चुनौतियाँ आपको है। इसमें देखिए कि इस वर्ष के आम बजट, मतलब जब यह बहुत पहले
देखिए यहाँ पर आपको है क्या, नकदी रहित अर्थव्यवस्था संभावनाएं, मुद्दे एवं चुनौतियों की बात यहाँ पर की गई है। देखिए इस वर्ष के आम बजट में 2 लाख से ऊपर की नकदी संव्यवहार को अवैध घोषित कर दिया गया। इससे पहले भी नोटबंदी, जीएसटी में 10,000 से ऊपर के भुगतान नकद में न करने जैसे कई कदम इस बात का संकेत दे रहे थे कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था को नकदी रहित बनाने को क्रमिक प्रयास कर रही है। अतः यह एक उपयुक्त समय है कि हम वर्तमान संदर्भ में भारत तथा बाकी विश्व नकदी रहित अर्थव्यवस्था की संभावना, उनमें निहित मुद्दों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करें। देखिए नकदी रहित अर्थव्यवस्था वित्तीय विशेषता वाणिज्यिक संव्यवहारों में मुद्रा के स्थान पर अन्य संस्थागत या तकनीकी उपकरणों के प्रयोग से संबंधित है। यह चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन भुगतान, हस्तांतरण, NEFT तथा RTGS आदि पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में कार्ड द्वारा भुगतान, डिजिटल वॉलेट यथा पेटीएम इत्यादि के रूप में किया जा सकता है। देखिए नकदी रहित अर्थव्यवस्था की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में अपार संभावना है। यदि समस्त हितधारकों को शामिल करते हुए इसे क्रमशः लागू किया जाए तो यह निम्न प्रकार से उपादेय हो सकती है। प्रशासनिक दृष्टि से नकदी रहित अर्थव्यवस्था में संव्यवहारों देखिए यहाँ देखिए क्या है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से नकदी रहित अर्थव्यवस्थाओं में संव्यवहारों पर नजर रखना, उनको साक्ष्य के रूप में न्यायालयों में पेश करना असरल है। अतः यह भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराध पर काफ़ी अंकुश लगाने में सक्षम हो सकेगा। अब यहाँ देखिए क्या है कि पुनः सरकार को अर्थव्यवस्था एवं लोगों के आर्थिक क्रियाकलापों की बेहतर जानकारी मिलती रहेगी, जो सरकार को अधिक लक्षित एवं प्रभावकारी योजनाएं बनाने में सहायता करेगी। कर प्रबंधन की दृष्टि से नकदी रहित वाणिज्यिक कार्यों में कर वसूली अधिक दक्षता से की जा सकती है। कर प्रबंधन की दृष्टि से नकदी रहित वाणिज्यिक कार्यों में कर वसूली अधिक दक्षता से की जा सकती है। यह कर वसूली में पारदर्शिता भी ला सकती है। यहाँ जो कहा गया देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था, देखिए वैश्विक व्यापार में कर प्रबंधन दृष्टि से नकदी रहित वाणिज्यिक कार्यों में कर वसूली अधिक दक्षता से की जा सकती है। यह कर वसूली में पारदर्शिता भी ला सकती है। देखिए वैश्विक व्यापार में भी नकदी रहित संभावनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परस्पर परिवर्तन मुद्राओं का ऑनलाइन स्वतः हस्तांतरण छोटे उद्योगों को भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सस्ते एवं पारदर्शी रूप से लेने में सक्षम बनाएगा। अपराध नियंत्रण, आतंकवाद, तस्करी की रोकथाम में भी यह सहायक होगा, क्योंकि आपराधिक गतिविधियों का वित्तीय आसानी से पकड़ में आ जाएगा। देखिए यह समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्तियों का सशक्तिकरण करने की शक्ति रखता है, क्योंकि नकदी रहित एवं विशेषता ऑनलाइन भुगतान भौगोलिक दूरी एवं अलगाव को समाप्त कर सकता है। उदाहरणतः पश्चिमी एशिया में कार्य करने वाले लाखों भारतीय मूल के श्रमिक नकदी रहित मुद्रा हस्तांतरण द्वारा भारत में अपने परिवार की आसानी से मदद कर सकते हैं। नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति स्वाभाविक रूप से नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करेगी। यह उनको वर्तमान युगों में बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक अवसर प्रदान करेगा। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ नकदी रहित अर्थव्यवस्था अलगाववादी तत्वों एवं वसूली पर आश्रित आतंकवादी संगठनों पर प्रभावी अंकुश लगा सकती है। यह विदेशों द्वारा आंतरिक अशांति के लिए किए जा रहे वित्तीयन को नियंत्रित कर सकती है। यह विदेशों द्वारा आंतरिक अशांति के लिए किए जा रहे वित्तीयन को नियंत्रित कर सकती है। उदाहरणतः देखिए यहाँ पर क्या उदाहरणतः नोटबंदी के उपरांत जब बाजार में नकदी कमी हो गई थी उनमें देखिए हम जो खास बात कहा गया देखिए आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में नकदी रहित अर्थव्यवस्था अलगाववादी तत्व एवं वसूली पर आश्रित आतंकवादी संगठनों पर प्रभावी अंकुश लगा सकती है। यह विदेशों द्वारा आंतरिक अशांति के लिए किए जा रहे वित्तीयन को नियंत्रित कर सकती है। उदाहरणतः नोटबंदी के उपरांत जब बाजार में नकदी कमी हो गई थी उन महीनों में कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई थी। देखिए ना केवल इसका आकार नकद एवं पाकिस्तान में प्रायोजित वित्तीयन का कम हो जाना रहा, अपितु जारी मुद्रा की समस्या का हल नकदी रहित अर्थव्यवस्था में संभव है। इसकी झलक नोटबंदी के बाद की स्थिति ने दिखा दी। अंततः नकदी रहित अर्थव्यवस्था विभेदों को न्यूनीकरण में सहायक है। कोई महिला, वृद्ध, अशक्त या दिव्यांग व्यक्ति भी घर बैठे ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करके वित्तीय क्रियाकलापों को संपादित कर सकता है। इस प्रकार ध्यानपूर्वक लागू की नकदी रहित अर्थव्यवस्था मानव जीवन की व्यापक से संभावनाओं के द्वार खोलती हुई नजर आती है।
परंतु जल्दबाजी में या बिना समस्त हितधारक को विशेषतः छोटे उद्यमी या एवं उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए बिना यदि इसको लागू किया जाए तो कुछ नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। हम संक्षेप में कुछ मुद्दों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे जो नकदी रहित अर्थव्यवस्था क्रियान्वयन के समय ध्यान में रखनी चाहिए। प्रथम संस्थागत अक्षमता जैसे कि बैंक शाखाओं की संघनता, इंटरनेट कनेक्शन, बिजली की उपलब्धता, बैंक ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की उपलब्धता आदि पर ध्यान देना जरूरी है। NSSO के अनुसार भारत के 70,000 ग्राम पंचायतों में आज भी किसी बैंक की कोई शाखा मौजूद नहीं है। देश में इंटरनेट संघनता 15% के आसपास है। उसमें भी ब्रॉडबैंड संघनता नगण्य है। दूसरे मांग पक्ष की समस्या जैसे कि वित्तीय साक्षरता में कमी, ग्रामीण जनता में नकदी पर अधिक विश्वास, ऑनलाइन मुद्रा हस्तांतरण के प्रति भय एवं अरुचि इत्यादि उपस्थित है। हम प्राय देखते हैं कि भारतीय जनता विशेषतः गरीब वर्ग अपनी बचत को घर में ही रखने में विश्वास रखता है। बैंकिंग व्यवस्था के प्रति विश्वास में कमी एवं समान वित्तीय साक्षरता का अभाव इसका प्रमुख कारण है। शिक्षा एवं पहुंच एवं अभिवृद्धि की कमी नकदी रहित अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण में प्रमुख बाधा है। देखिए, विश्वास में कमी एवं समान वित्तीय साक्षरता का अभाव इसका प्रमुख कारण है। शिक्षा पहुंच एवं अभिवृद्धि की कमी नकदी रहित अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण में प्रमुख बाधा है। यदि इस बाधा को दूर किए बिना ही नकदी रहित अर्थव्यवस्था को थोपा गया तो यह वित्तीय असमानता को बढ़ा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या अनौपचारिक क्षेत्र यथा खुदरा निर्माता, कृषक आदि एवं सूक्ष्म तथा कुटीर उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन भी आवश्यक है। यद्यपि आज का नकदी रहित समव्यवहार अधिक खर्चा एवं विलंबकारी तो नहीं रहा, परंतु फिर भी अनौपचारिक क्षेत्रों में व्यक्तियों को विश्वास देते हुए क्रमशः नकदी की मात्रा कम करनी चाहिए। नोटबंदी के बाद नकदी की कमी का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं अनौपचारिक एवं सूक्ष्म उद्यमों पर हुआ था। कुछ अन्य समस्याएं जो नकदी रहित अर्थव्यवस्था में आ सकती है वे निजता, गोपनीयता एवं सुरक्षा की है। वर्तमान विश्व में निजता को काफी चर्चाएं हो रही है। किस सीमा तक वित्तीय लेन देनों का जो कि व्यापारिक संबंधों के सूचक होते हैं प्रकटीकरण उचित है। किसी कंपनी के वित्तीय लेन देनों के अध्ययन से विरोधी कंपनी उसके ग्राहक को काम करने के तरीकों के बारे में जान सकती है। सुरक्षा का मुद्दा और गंभीर है। बैंकों की वेबसाइट को हैक करके या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व के दूरस्थ क्षेत्रों में विशाल नकदी हेरफेर किए जा सकते हैं। संबंधित सरकार को भौगोलिक तकनीकी एवं अन्य सीमाओं के कारण इन अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई भी कठिन हो जाती है। हाल ही में आपको रैनसम वायरस द्वारा व्यापक पैमाने पर ऑनलाइन माध्यमों से विशेषतः क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के प्रयोग द्वारा आर्थिक अपराधों को अंजाम दिया गया। अंततः ऑनलाइन माध्यमों द्वारा आपको संभाल करने पर लगने वाला अतिरिक्त सुविधा शुल्क प्राय 2% तक का एक नकारात्मक अभिप्रेरणा देता है। व्यक्ति यहाँ पर क्या कि व्यक्ति नकदी होने की स्थिति व्यक्ति नकदी होने की स्थिति में नकदी रहित माध्यमों का प्रयोग न करने को अभिप्रेरित होता है। अतः उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही कोई भी नकदी रहित व्यवस्था की योजना बनाई जानी चाहिए। उदाहरणतः 2% के सुविधा शुल्क को बैंक द्वारा अदा किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता अपना इंटरनेट डेटा खर्च करके जो भुगतान स्वतः कर रहा है वो अन्यथा बैंक से नकदी निकाल कर करता। बैंक की शाखाओं के संचालन के भारी व्यय की बचत के एवज में यह वित्तीय भार बैंक द्वारा उठाया जा सकता है। दूसरे वित्तीय सेवाओं तक भौतिक पहुंच एवं समान वित्तीय साक्षरता के विस्तार पर ध्यान देने की जरूरत है। आधार संख्या आधारित जनधन खातों के सरल मोबाइल बैंकिंग से जोड़कर JAM तथा भीम जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के प्रयोग द्वारा इन मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति की जा सकती है। निजता, गोपनीयता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाना नकदी रहित अर्थव्यवस्था के विकास की पूर्व शर्त है। भारत में निजता को कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह एक उपयुक्त निजता कानून प्रचित करना समय की आवश्यकता है। सुरक्षा को बढ़ाने के सभी ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों का अनिवार्य मानकीकृत परीक्षण, साइबर सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी CIRTIN का सुदृढ़ीकरण इत्यादि कदम सहायक सिद्ध होंगे।
देखिए आपको क्या है कि अनौपचारिक क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के कार्यकर्ताओं में अभिवृत्ति परिवर्तन की भी महती आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के कार्यकर्ताओं में अभिवृत्ति परिवर्तन की भी महती आवश्यकता है। यह एक कर्मिक प्रक्रिया है जिसके लाभ यथा सरल कर भुगतान, वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर आदि को उन्हें समझ कर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। निष्कर्षतः देखिए क्या नकदी रहित अर्थव्यवस्था एक कर्मिक रूप में भारत एवं विश्व के विकास, एकीकरण एवं परिवर्तन का अवरुद्ध बन सकती है। आवश्यकता बस इस बात की इसकी पूर्व शर्त के रूप में मानव संसाधन अवसंरचना नीतियों तथा तकनीकी कौशल आधार का विकास करके उस मजबूत आधार पर इसे लागू किया जाए। फिर देखिए यहाँ पर जो कहा गया क्या विकास का मंत्र जनसंख्या नियंत्रण है। आपको विकास का मंत्र जनसंख्या नियंत्रण आपके यहाँ पर है। तो फिर सबसे पहले सोचिए क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसा हथियार है जिससे बिजली, पानी की कमी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, दंग इत्यादि समस्याओं का 90% अंत किया जा सकता है। नियंत्रित जनसंख्या विकास की धारा है। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद की ओर से 1989 से लगातार 11 जुलाई का दिन जनसंख्या दिवस के तौर पर 11 जुलाई का दिन जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत अपनी लगभग 121 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर चीन का दूसरे स्थान पर है। उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी को लेकर प्रथम स्थान पर 2050 में, बल्कि 2023 में ही अभी भारत विश्व में प्रथम जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी को लेकर प्रथम स्थान पर होगा। इतनी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के उत्तरदायी है। कुछ वर्ष पहले जनसंख्या की वृद्धि दर को बढ़ाने का लक्ष्य होता था, किंतु अब जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना लक्ष्य है। इसके जनसंख्या नियंत्रण के उपचार पर विचार चल रहा है। कृत्रिम तरीकों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि की दर को बदलने को जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। कृत्रिम तरीकों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि की दर को बदलने को जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। भारत 1901 से 1921 की अवधि में भारत की जनसंख्या की वृद्धि स्थिर अवस्था में रही, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर निम्न थी। जबकि 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर की तीव्र ह्रास और जनसंख्या उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। 1981 से वर्तमान लगातार वृद्धि दर बढ़ रही है। विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा बताया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को पार कर जाएगी। देखिए विदित हो कि 1970 के दशक में भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में भारी जोर दिया जाएगा, ताकि बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों उचित संतुलन बना रहे। उल्लेखनीय कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के स्लोगन परिवार नियोजन मानव का अधिकार है रखा गया, ताकि बढ़ती जनसंख्या उत्पन्न समस्याओं के प्रति जागरूक होकर लोगों द्वारा परिवार नियोजन पर बल दिया जाए। इसी तरह विश्व जनसंख्या 2017 की थीम परिवार नियोजन, लोगों का सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास रखा गया, जो इस और संकेत करती है सुरक्षित एवं शैक्षिक परिवार नियोजन हर एक नागरिक अधिकार और यही लोगों को सशक्त बनाएगा। भारत की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण बढ़ती जन्म दर और घटती मृत्यु दर है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के सामने बेरोजगारी, गरीबी और पर्यावरण जैसी समस्या चुनौती बनी हुई है, जो समाज एवं राष्ट्र दोनों के विकास को बाधित कर रही है, क्योंकि सीमित संसाधन बड़ी आबादी हेतु पर्याप्त नहीं है। देखिए यहाँ एक ग्राफ है, आपको देखिए यहाँ पर सीमित संसाधन है, मतलब कम ग्राफ नहीं छोटा और जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो गया, ये आपको ग्राफ है। देखिए प्रश्न उठता है यदि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए तो क्या भारत का विकास तीव्र गति से होगा। उदाहरण स्वरूप विश्व कई देशों ने अपनी बढ़ती जनसंख्या एवं संसाधनों में उचित सामंजस्य हेतु परिवार नियंत्रण प्रणाली को कानूनी रूप दिया, किंतु एक समय बाद वहाँ कार्य से जनसंख्या अपेक्षा वृद्धि हो, अर्थव्यवस्था पर बोझ के रूप में वृद्धि हो की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे मानव संसाधन समस्या उन देशों के सामने आने लगी, उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा नियंत्रण। किंतु दूसरी तरफ आप जापान का उदाहरण भी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक छोटा सा देश सीमित संसाधनों के चलते अपने नवाचार एवं तकनीकी शक्ति के बल पर विकसित देशों के बराबर खड़ा है। सबसे पहले हमें विकास के स्वरूप को समझना होगा। विकास में क्या क्या शामिल है, विकास के कितने आयाम है, क्या जनसंख्या नियंत्रण विकास का मंत्र होगा। विकास को हम समावेशी विकास के रूप में देखते हैं। समावेशी विकास जिसमें आर्थिक विकास के स्तर जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लोगों को उचित हिस्सा मिलता है। विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसके लिए आवश्यक है कमजोर एवं वंचित वर्गों, महिला, वृद्ध, SC, ST, श्रमिक इत्यादि को लाभ मिले। बच्चों को उचित एवं आवश्यक रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। आधारभूत अवसंरचना का विकास हो।
उपरोक्त दृष्टि देखिए यहाँ पर क्या उपरोक्त दृष्टि से देखा जाए तो केवल जनसंख्या नियंत्रण ही विकास का मंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि नियंत्रण करके हम महिला को सशक्त तो बना सकते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बेहतर नीतियों का निर्माण आवश्यक है। अब यहाँ देखिए जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा देखिए यहाँ पर क्या कि अब यहाँ देखिए क्या कि एक बात देखिए उपरोक्त दृष्टि से देखा जाए तो केवल जनसंख्या नियंत्रण ही विकास का मंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि नियंत्रण करके हम महिलाओं को सशक्त तो बना सकते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बेहतर नीतियों का निर्माण आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा जनसंख्या एवं उसके अनुपात में संसाधनों का संतुलन तो बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है संसाधन उचित दोहन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों की आवश्यकता है नवाचार एवं उचित तकनीकी प्रौद्योगिकी की। भारत आज विश्व में सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है, जबकि चीन, जापान जैसे देशों में निरंतर जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात बढ़ रहा है। इस तरह भारत के पास पर्याप्त मानव संसाधन है, जिसका उपयोग करके भारत अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है, किंतु भारत में फिर भी व्यापक रूप से गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी जैसी समस्या विद्यमान है, जिसका एक कारण जनसंख्या नियंत्रण तो नहीं हो सकता। आप देखेंगे विश्व के अनेक कम जनसंख्या वाले देश जैसे कि आपको सोमालिया, लिथुआनिया आदि अनेक समस्याओं, गरीबी, आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। अत्यधिक कम जनसंख्या के बावजूद भी ये देश विकास के पायदान पर नीचे, वहीं अत्यधिक जनसंख्या वाले देश चीन, यूएस विकास के शीर्ष पर, लेकिन भारत के पास विकास के सभी मापदंड होते हुए काफी पिछड़ा हुआ है। देखिए जबकि भारत के पास विकास के सभी मापदंड होते हुए भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ताकि दृष्टि देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्या के साथ अन्य समस्याएं जैसे तकनीकी का कम विकास, अशिक्षा, परंपरागत सोच, कृषि का निम्न स्तर, आर्थिक असमानता, अनेक ऐसी समस्याएं जो विकास में बाधक बन रही है। ज्ञात हो कि आज भारत के पास प्राकृतिक एवं मानव संसाधन इतना है कि जिससे वर्तमान की बढ़ती जनसंख्या की समस्याओं से निपटा जा सके। जरूरत है तो संसाधन उचित प्रयोग एवं दोहन की। देखिए यहाँ पे उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा काफ़ी जनसंख्या रोजगार पाने में असक्षम तो होगी, किंतु क्या इतने पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा? वर्तमान आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि भारत की आज 50% जनसंख्या 18 से 56 आयु वर्ग की है, जो कि एक कार्यशील श्रेणी में आती है। आप जानते होंगे किसी भी देश के युवा के जीवन का सर्वप्रथम प्रश्न उसका जीविकोपार्जन होता है। ऐसे बेहतर होगा कि सरकार रोजगार सृजन का अच्छा बढ़ावा दे, ताकि भारत अपनी जनांकीय लाभांश को देश की वृद्धि एवं विकास में शामिल कर लाभ प्राप्त करे। देखिए यहाँ पर क्या कि सराहनीय है कि भारत सरकार ने रोजगार पर तकनीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण ज़्यादा जोर दिया है। साथ ही स्टैंड अप इंडिया, मेकिंग इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। इन योजनाओं का लाभ देश के युवा बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर ज्ञातव्य है कि जनसंख्या राष्ट्र निर्माण का संसाधन है। ज्ञातव्य है कि जनसंख्या राष्ट्र निर्माण का संसाधन, इसलिए जनसंख्या तो होनी चाहिए, किंतु एक वहनीय स्तर तक, जहाँ जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं में कोई बाधा न आए, ना ही तकनीक, ना संसाधन, ना नीतियों के क्रियान्वयन की। यह बात तो साफ है कि भारत लगातार जनसंख्या दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि आधी आबादी भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्याओं से ग्रसित है। देखिए ध्यातव्य है कि जनसंख्या राष्ट्र निर्माण का संसाधन, इसलिए जनसंख्या तो होनी चाहिए, किंतु एक वहनीय स्तर तक, जहाँ जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं में कोई बाधा न आए, ना ही तकनीक, ना संसाधन, ना नीतियों के क्रियान्वयन की। यह बात तो साफ है कि भारत लगातार जनसंख्या दृष्टि से आगे बढ़ रही है, लेकिन यह भी सच है कि आधी आबादी भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्याओं से ग्रसित है, जबकि सरकार समावेशी विकास की ओर प्रतिबद्ध है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ध्यातव्य है कि किसी भी देश का संतुलित विकास तभी संभव है जब वहाँ राष्ट्र के विकास में सहायक संसाधनों का संतुलन बना रहे। यदि किसी एक का भी अनुपात ऊपर नीचे हुआ तभी विकास में एक नई समस्या जन्म लेगी। यदि किसी एक का भी अनुपात ऊपर नीचे हुआ तभी विकास में एक नई समस्या जन्म लेगी। देखिए ध्यातव्य है किसी भी देश का संतुलित विकास तभी संभव है जब वहाँ राष्ट्र के विकास में सहायक संसाधनों का संतुलन बना। ध्यातव्य किसी भी देश का संतुलित विकास तभी संभव है जब वहाँ राष्ट्र के विकास में सहायक संसाधनों का संतुलन बना रहे। यदि किसी एक का भी अनुपात ऊपर नीचे हुआ तभी विकास में एक नई समस्या जन्म लेगी। जैसा कि भारत जैसे विकासशील देशों में देखा जा सकता है, भारत की आबादी यदि इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब संसाधन कमी से भारत जूझ रहा होगा। फिर करते रहना विकास की बात।
देखिए इसलिए आवश्यकता है समस्याओं का उचित समाधान की, चूँकि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही तकनीकी एवं नवाचार उन्मुख शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए साथ ही तकनीकी एवं नवाचार उन्मुख शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही परिवार नियोजन को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। किंतु क्या इन सब समस्याओं से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन की है? क्या आम नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जबकि हम जानते हैं कि समस्याओं को उत्पन्न करने में हम लोग ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि समस्याओं से निपटने उसकी भूमिका भी उतनी ही अहम है। प्रत्येक व्यक्ति को भी समझना होगा कि समस्याओं से निपटने में उसकी भूमिका भी उतनी ही अहम है जितनी शासन या प्रशासन की। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण हेतु सभी का सहयोग होना आवश्यक है। विदित हो कि भारत विश्व में प्रथम देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले कुछ दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में संतोषजनक गिरावट आई है। प्रत्येक 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य है व्यक्ति, समाज, सरकार और योजनाकारों के मन इस विषय से संबंधित समस्याओं के प्रति चेतना और संवेदना जगाना, ताकि लोगों में बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं और खतरों के बारे में जागरूकता फैले। देखिए यहाँ पर क्या प्रत्येक 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य व्यक्ति, समाज, सरकार और योजनाकारों के मन इस विषय से संबंधित समस्याओं के प्रति चेतना और संवेदना जगाना, ताकि लोगों में बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं और खतरों के बारे में जागरूकता फैले। अब देखिए यहाँ पर क्या न्याय का विचार अपने आदर्श विकृत, देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्या न्याय का विचार अपने आदर्श की विकृत छाया मात्र, न्याय का विचार अपने आदर्श की विकृत छाया मात्र है। उसमें देखिए हम देखिए हम दूसरा है कि न्याय का विचार अपने आदर्श की विकृत छाया मात्र है। राज का दरबार लगा था, रोजाना की तरह फरियादियों के कतारें न्याय की चाह अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही। तभी अचानक दो महिलाओं ने रोते पीटते सभागार में प्रवेश किया। एक महिला के हाथ में एक रोता हुआ बच्चा था। दोनों महिलाओं ने न्याय की दुहाई देते हुए राजा से गुहार लगाया कि यह बच्चा उसका है और उसे सौंप दिया जाए। न्यायप्रिय राजा चौंका। डीएनए टेस्ट जैसी कोई आधुनिक सुविधा न होने के चलते सही निर्णय पर पहुंचना लगभग असंभव था। दोनों महिलाओं के हंगामे को देखकर राजा ने गुस्से में कहा, यह बच्चा तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। इसके तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाए। यह सुनकर जहाँ एक महिला शांत है वहीं दूसरी महिला ने रोते हुए राजा से कहा, चाहे आप मेरा बेटा दूसरी महिला को दे दीजिए, पर इसे मारिए मत। मामला साफ था। राजा ने तत्काल परिस्थिति को भांपते हुए अपना निर्णय सुनाया और बच्चे की सलामती चाहने वाली महिला को माता घोषित कर दिया। ऊपर लिखी यह प्रसिद्ध कहानी दंत कथाओं में न्याय के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की जाती है, पर यहाँ यह छोटी सी कहानी यह सवाल प्राकारांतर से छोड़ देती है कि क्या न्याय वास्तव में एक विचार ही है या उससे कुछ बढ़कर भी है। क्या न्याय के आदर्श और यथार्थ स्वरूप में कोई साम्य है या दोनों एकदम अलग अलग वास्तविकताएं रखते हैं। दरअसल न्याय का विचार कोई नया या हाल ही में विकसित विचार नहीं है। दुनिया के हर सभ्यता और संस्कृति के शुरुआती साहित्य भी और न्याय का विचार दिखाई देता पड़ता है। लेकिन दुनिया के हर सभ्यता और संस्कृति के शुरुआती साहित्य में भी हर और न्याय का विचार दिखाई पड़ता है। न्याय का दारोमदार कभी ईश्वर, कभी शासक, कभी सभा समिति जैसी किसी संस्था तो कभी समाज के जिम्मे दिखता है। भारत में तो न्यायशास्त्र की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य के स्मृति से लेकर मिताक्षरा और दाय भाग तक, मध्यकालीन शरीयत कानून से लेकर अंग्रेजी अधिनियमों और अब भारतीय संविधान तक न्याय और विधि की परंपरा बहुत व्यापक और निरंतर विकसित होती रही है। पर न्याय का सामान्य अर्थ प्राय समाज एवं जीवन के हर स्तर पर उचित एवं समान निर्णय के रूप में रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के मत का भेदभाव रहित एवं संतुलित परीक्षण किया गया हो। लेकिन न्याय का आदर्श हमारे समाज में बहुत गहरे तक बसा है। दिलचस्प है कि भारतीय संस्कृति में दुनिया इहलोक से लेकर परलोक तक विस्तृत है। इस्लाम एवं ईसाईयत में भी कयामत के दिन न्याय की अवधारणा व्यक्ति के कर्मों का परिणाम भोगने की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। जैसी करनी वैसी भरनी, हैज यू सो शैल यू रीप, बोए पेड़ बबूल के दो आम कहाँ से खाए जैसी कहावत भारतीय समाज के मन में रची बसी है, जो न्याय के आदर्श के प्रति उसके अटूट विश्वास की परिचायक है। आम आदमी यह कहकर कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, न्याय की व्यवस्था में अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखता है। तब से लेकर आज तक न्याय के प्रति यह आस्था आम दर में रही है। हालांकि अनेक बार इस आस्था को विभिन्न घटनाओं से धक्का भी पहुँचता रहा है।
पहुँचता रहता है। देखिए क्या भारतीय संविधान में, यहाँ देखिए भारतीय संविधान में वर्णित न्याय का आदर्श एक व्यापक आदर्श है जो न केवल विधिक न्याय अपितु सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पारिवारिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को भी लाने के जरूरी प्रावधान है। इस तरह यह तो स्पष्ट है कि न्याय महज एक कोरा विचार न होकर उससे महत्वपूर्ण एवं एक व्यापक अवधारणा है जो समाज और जीवन के हर क्षेत्र तक विस्तृत है। परंतु आज मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में न्याय कभी कभी महज एक विचार नजर आता है। कभी कभी तो यथार्थ में न्याय आदर्शों के न्याय की एक धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता, चाहे वह बात परंपरागत विधिक न्याय की हो अथवा जीवन के विविध पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, कूटनीतिक आदि की। न्याय का चेहरा अपने आदर्शों के बरख से कुछ विकृत नजर आने लगता है। न्याय की परंपरागत अवधारणा या विधिक न्याय की बात करें तो अक्सर व्यवहारिक जीवन में देखने में आता है कि सफेद पोष और ताकतवर बाहुबली लोग धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के दम पर गवाहों को प्रभावित करके सबूतों से छेड़छाड़ कर न्याय को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में न्याय आदर्श को निरूपित करती एक प्रसिद्ध कहावत जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से हुआ न्याय दर्शन न्याय से इनकार है। यदि विशेष रूप से भारतीय न्यायपालिका की दशा पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि देश के न्यायालयों में हजारों लाखों मुकदमे लंबित है। न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। ये बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद न्यायालयों में कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण की मंथर प्रक्रिया जैसे कुछ कारक न्याय की प्रक्रिया को धीमा बनाते हैं। केवल न्याय में देरी ही न्याय की अवधारणा को उसके आदर्श से विकसित नहीं करती। न्याय का विकृत रूप भी न्यायिक यथार्थ को उसके आदर्श से कोसों दूर ले जाता है। जेसिका लाल मामले में जब निर्धारित नहीं हो पाया कि जेसिका लाल की हत्या किसने की थी तो उस केस पर एक फिल्म निर्देशक को नो वन किल जेसिका जैसी फिल्म बनाने की संभावना नजर आ गई। देखिए यहाँ पर क्या है कि महज न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यह भी न्याय आदर्श की एक मांग है। हो सकता है कि विधि शास्त्र नियमों एवं कानूनों के मुताबिक न्याय ठीक हुआ हो, पर यदि परिस्थिति की संवेदनशीलता, पीड़ित पक्ष की भावना एवं अभियुक्त के मनोविज्ञान और सामाजिक मान्यताओं के आदर्शों के अनुरूप न्याय नहीं किया गया तो वह न्याय अधूरा और किताबी बनकर रह जाता है। देश का दिल दहला देने वाले दिल्ली की निर्भया गैंगरेप मामले में अथवा मुंबई की लौ छात्रा से रेप मामले में शामिल एक नाबालिग अभियुक्त की सजा को लेकर जारी देशव्यापी बहस भी इसी संबंध में प्रासंगिक है। यह प्रश्न विचारने रहा है कि 18 वर्ष से कुछ दिन कम उम्र वाले अभियुक्त को अपराध की दुर्लभतम जघन्यता के बावजूद उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए या नहीं। यदि सामाजिक न्याय की बात करें तो देश में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय की परिधि में लाने का जो प्रयास किया गया वो अभी तक जारी है। राजनीतिक आरक्षण से लेकर विविध कल्याणकारी योजनाओं तक हाशिए पर पड़े वंचित सामाजिक वर्ग को बाकी समाज की बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लिखा है कि समाजवाद से मेरा आशय कमजोर से कमजोर व्यक्ति को बाकी समाज के साथ बराबरी के स्तर पर लाकर खड़ा करना है। समाजवाद से मेरा आशय कमजोर से कमजोर व्यक्ति को बाकी समाज के साथ बराबरी का स्तर पर लाकर खड़ा करना है। तो यूँ तो सामाजिक न्याय से वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, ट्रांसजेंडर आदि के समावेशन एवं विकास हेतु ढेरों सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास जारी है। पर सच तो यह है कि इन वर्गों की दशा अभी बहुत बेहतर नहीं हो पाई। सफाई कर्मचारियों के कल्याण के बरकस मैला ढोने की प्रथा अभी खत्म नहीं हो सकी। स्त्रियां भ्रूण हत्या, यौन शोषण, दहेज, कार्यस्थल यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी शर्मनाक समस्याओं से अभी भी जूझ रही है। विधायिका महिलाओं के आरक्षण का प्रस्तावित मुद्दा अभी विचाराधीन है। परिवार से लेकर बाहर तक स्त्री गैरों से ही नहीं अपनों से भी शोषित और पीड़ित होती रही है। परिवार से लेकर बाहर तक स्त्री गैरों से ही नहीं अपनों से भी शोषित और पीड़ित होती रही है। एक शायर ने शायद महिलाओं की इसी बेचारगी को व्यक्त करते हुए लिखा था, तलाक दे तो रहे हो जुनून और कहर के साथ। तलाक दे तो रहे हो जुनून और कहर के साथ, मेरा सवाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। बहुत अच्छी बात आ गया। तलाक दे तो रहे हो जुनून और कहर के साथ, मेरा सवाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। हाँ, यहाँ देखिए क्या कि अभी भी देश के अलग अलग कोनों से दलित उत्पीड़न, सांप्रदायिक दंगे, बच्चों को उत्पीड़न, विकलांगों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार के समाचार आते रहते
करते हैं। इस तरह संविधान के मूल कर्तव्य एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में वर्णित सामाजिक न्याय का आदर्श एक धुंधली छाया के रूप में यथार्थ में परिणत होता है। राजनीतिक न्याय का आदर्श भी देखिए, राजनीतिक न्याय का आदर्श भी अपने मूल उद्देश्यों के अनुरूप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका है। सबके साथ बराबरी, सबको मतदान एवं चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उम्मीदवारों की सुरक्षा, अनुचित चुनावी हथकंडे एवं तौर तरीकों से मुक्ति जैसे कारक राजनीतिक न्याय की सफलता के लिए जरूरी है। देखिए इसी तरह आर्थिक न्याय का आदर्श भी इसी तरह देखिए आपका इसी तरह आर्थिक न्याय का आदर्श भी अभी तक अधूरा ही है। हर हाथ तो काम, हर पेट को रोटी का सपना अभी भी सपना ही है। हालांकि सरकार द्वारा मरने का खास सुरक्षा और जनधन जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक न्याय लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, पर अभी भी गरीबी हटाओ जैसे नारे उतनी शिद्दत से प्रासंगिक है। सभी को उन्नति का समान अवसर अभी तक मुहैया नहीं कराया जा सका है, जो कि क्योंकि शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद अभी जनसंख्या के बड़े वर्ग की शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दशाएं खस्ता हाल है। आज का भारत आदर्श यथार्थ के एक दो राहे पर खड़ा है मालूम होता है। आदर्श में न्याय और यथार्थ में न्याय कभी दो विपरीत ध्रुवों की तरह लगते हैं। इसी कारण से न्याय की अवधारणा व्यवहार में परिणत होने का स्थान पर अक्सर विचारों की एक पूर्णता मात्र प्रतीत होने लगती है। आदर्श जहाँ सबको समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संरक्षण की बात करते हैं, वहीं यथार्थ में संवैधानिक न्याय आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है। इस तरह न्याय की यह व्यापक एवं सुदृढ़ परंपरा से युक्त अवधारणा अपने लचर एवं विकृत क्रियान्वयन के चलते एक दूर की कोरी बनकर रहती है। एक विचार का तमगा प्राप्त कर न्याय की अवधारणा व्यावहारिक स्तर पर नहीं उतर पाती। देखिए हम जो कहा यहाँ पर एक विचार का तमगा प्राप्त कर न्याय की अवधारणा व्यावहारिक स्तर पर नहीं उतर पाती। इसी कारण से तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद न्याय का यथार्थ इसके आदर्शों की एक धुंधली छाया सी प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पर इसी कारण से तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद न्याय का यथार्थ इसके आदर्शों की एक धुंधली छाया सी प्रतीत होती है। तस्वीर की इस स्याह पहलू के बावजूद पारदर्शिता के इस युग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुस्तरीय प्रयास हुए हैं। देखिए तस्वीर के इस पहलू के बावजूद पारदर्शिता के इस युग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुस्तरीय प्रयास हुए और निरंतर जारी भी है। आगामी वर्षों में धीमे धीमे इन प्रयासों को सुफल न्याय के विचार को और प्रासंगिक बनाएंगे, ऐसा विश्वास है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर आपको जो लेख है विकसित भारत निर्माण के अपेक्षित आर्थिक नीतियाँ, इसको बाद हम देखेंगे।